हेलो एवरीवन, मैं अमरजीत कुमार, फिजिक्स टीचर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर ऑन विच इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड। हाँ, तो इसके पहले हम लोग ये पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ के बारे में, और ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो भी पढ़ लिया, और उसके जो फॉर्मूला है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। जो लोग इसके प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, तभी ये समझ में बहुत अच्छा से आएगा। और थोड़ा सा हम रिवाइज करके आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग ये पढ़े थे, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि इफ ऑल फिजिकल कंडीशन रिमेन कांस्टेंट, बाहर का अगर फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कोई बाहर का एनर्जी, रेडिएशन, ये सब सारा कांस्टेंट है, तो एक सर्किट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है, मानते हैं उसको भी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको हम लोग क्या माने, भी, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर। इतना हम लोग समझे थे। अब देखिए ये आ गया एक एक्सप्रेशन भी इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, इक्वल टू का साइन लाते हैं, तो हमें पता है कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए एक कांस्टेंट आएगा। तो हम भी इज इक्वल टू आई लिखें तो एक कांस्टेंट भी आया, और उसको हम लोग आर लिख दिए थे, और उस कांस्टेंट का नाम दिया गया था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कह सकते हो, या सिंपली आप रेजिस्टेंस भी कह सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यहाँ तक बात हम लोग को समझ में आया था। अब बात यहाँ पे ये करने वाले हैं कि यहाँ से हम क्या इसको आर इज इक्वल टू भी बटा आई भी तो लिखे थे, ठीक। अब चूंकि इसका नाम जो है कांस्टेंट है, इट मीन्स ये नहीं बदलने वाला है। और हम लोगों ने देखा भी कि अगर जो कि हम एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड किए थे लास्ट क्वेश्चन लेकर के कि हम ओम्स लॉ को कैसे वेरीफाइड करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे एक्सपेरिमेंटली, तो उसमें हम क्या किए थे कि वोल्टेज को बढ़ाने लगे थे तो करंट भी बढ़ने लगा था, है ना। एक बार वोल्टेज को 2 गुना कर दिए, दूसरा टाइम से 3 गुना कर दिए, नेक्स्ट 4th टाइम कर दिए, और उसी अनुसार करंट भी बढ़ने लगा। लेकिन हर एक कैलकुलेशन में रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट आया था, कांस्टेंट आया था। इसका मतलब ये है कि आप वोल्टेज को बढ़ाओ घटाओ, करंट तो बढ़ेगा घटेगा, लेकिन रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। या फिर इस उल्टा सोचो कि बाय द हेल्प ऑफ रेहोस्टेट आप करंट का वैल्यू को चेंज करेंगे, बढ़ाएंगे घटाएंगे, तो वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, लेकिन फिर भी रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ से एक बड़ा सा बात निकल करके आता है, और उसको हम लोग बताएं भी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड नहीं करता है ना। कभी कभी मन में ऐसा लग जाता होगा कि सर R इज इक्वल टू वी बाई आई है, तो रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक करंट पे भी डिपेंड करता है। कभी नहीं, ये मिसकंसेप्शन है। हम हेडिंग बना दिए थे मिसकंसेप्शन, और उसके बाद लिखवा भी दिए थे, ठीक, नोट्स में। तो आप ये अभी जानिए कि रेजिस्टेंस के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने का एकमात्र ये साधन है। अगर वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट दिया हुआ रहेगा तो उस कंडक्टर का आप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ऐसा दावा बिल्कुल नहीं करेंगे कि रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है वोल्टेज पे और रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है क्या चीज पे, इलेक्ट्रिक करंट पे, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि रेजिस्टेंस जो है एक कांस्टेंट है, और उसका नाम दे दिए थे क्या चीज, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, है ना। मतलब कांस्टेंट टर्म आया तभी तो उसका नाम दिए, तो फिर ये कैसे इस पे डिपेंड करेगा, कांस्टेंट टर्म है तो, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आया। यानी कि अब ये दिमाग से हटा लीजिए कि रेजिस्टेंस जो है वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है, बिल्कुल नहीं करता है। यहाँ तक क्लियर। तो अब देखा गया कि अब किस किस पे डिपेंड, वो किस किस पे करता है, इसके अलावा वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का हेडिंग आप देख रहे होंगे बोर्ड पे कि लिखा हुआ है कि फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए एनसीईआरटी में एक्टिविटी दिया हुआ है, उस एक्टिविटी को पढ़ने के बाद ये कंक्लूजन निकाला गया। अब हम क्या करेंगे, एक सेपरेट वीडियो बना करके पूरा का पूरा एक्टिविटी एक वीडियो में समझाने का कोशिश करेंगे, है ना, तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो है थ्योरेटिकल वे है, वो समझिए कैसे। तो पहला चीज ये, पहला फैक्टर ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। इसको कैसे मैथमेटिकल लिखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर,
ठीक, अब देखो क्या हुआ, थोड़ा सा हम रिव्यू करते हैं। हुआ ये कि एक सर्किट बना लिए, एक सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसमें हमने क्या किए, बैटरी लगा दिए, वोल्ट मीटर लगा दिए, आमीटर लगा दिए और स्विच लगा दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एल लेंथ का एक कंडक्टर लगाते हैं उसी सर्किट में। एल लेंथ का कंडक्टर, मान लीजिए उसका नाम ए भी रख देते हैं, वो एल लेंथ का कंडक्टर है और उसके बाद बैटरी के हेल्प से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब उससे करंट पास करता है, तो मान लीजिए कि बैटरी का पोटेंशियल, अब देखो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है, कंडक्टर हम एल लेंथ का ले चुके हैं, उससे जो करंट पास हो रहा है मान लेते हैं आई है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ यानी V इज इक्वल टू आई आर से R का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। यानी हम कैलकुलेटिव वर्ड में ये बोलना चाहें कि एल लेंथ का कंडक्टर है तो उसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो R है। ठीक, और रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट हुआ, तो ओम्स लॉ के हेल्प से, और वो डाटा कहाँ से मिला, तो वोल्ट मीटर और आमीटर से। तो एल लेंथ का जब कंडक्टर था तो उस समय रेजिस्टेंस R कैलकुलेट किए। अब हम लेंथ को बढ़ा करके 2L कर दिए, तो देखा ये गया कि रेजिस्टेंस भी 2R हो गया, यानी लेंथ बढ़ करके 2L हुआ तो रेजिस्टेंस भी 2R हो गया। इसके रिवर्स सोचो, है ना, कि अगर लेंथ L था तो रेजिस्टेंस R था, अब हमने लेंथ को L/2 कर दिया, तो हम देखते हैं कैलकुलेट करके, तो इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस भी R/2 हो जाता है। तो इससे हमको एक अच्छा सा कंक्लूजन मिलता है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि अगर लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरा जो फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है उसके लिए समझते हैं। तो लिखा हुआ है दूसरा फैक्टर कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। पहले तो ये जान ले कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता क्या है। तो मान लीजिए कि एक वायर है, ठीक, एक वायर है, वो लेंथ उसका L है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कह रहे हैं ना, यानी कि क्रॉस सेक्शन मतलब एक पतला सा सेक्शन काटना होगा, क्रॉस मतलब काटना और एक पतला सा सेक्शन। तो मान लीजिए यहाँ से एक पतला सा सेक्शन काट करके बाहर निकालते हैं, तो वो कैसा आकार का रहेगा, सर्कल का आकार का, और मान लीजिए उसका रेडियस R है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो हो जाएगा वो πr² हो जाएगा। तो फैक्टर एरिया पे भी रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, और किस तरह से डिपेंड करता है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो उसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब समझिए इसको थोड़ा सा और आसान वे से। ठीक उसी तरह से अब हम सोचेंगे कि जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था उस टाइम रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर R था, है ना, कैलकुलेट करके ला दिए थे उस समय, देखा गया। अब एरिया को हमने क्या किया, डबल कर दिया। जब एरिया को हम डबल कर दिए तो रेजिस्टेंस जो है अब कैलकुलेट करते हैं तो वो पहले से हाफ हो जाता है। इसका मतलब बिल्कुल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर कोई कहेगा कि सर जो एरिया पहले A था अब एरिया को A/2 कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या दुगना होगा, बिल्कुल हो जाता है, प्रैक्टिकली ये देखा गया। तो क्या मिला रिजल्ट हमको, कंक्लूजन कि रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब ये दोनों बातों को और अप्रोच अच्छा ढंग से करते हैं। इसका मतलब जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा। इट मीन्स अगर मोटा वायर रहेगा, है ना, मोटा वायर रहेगा, मोटा तार रहेगा, तो मोटा तार का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज़्यादा है, तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। और अगर पतला वायर रहेगा, पतला वायर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा। तो यही प्रैक्टिकल अप्रोच है कि अगर एक जगह से दूसरे जगह हम इलेक्ट्रिक करंट को ले जाना चाहते हैं
तो उसमें जो वायर यूज करेंगे, अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा यानी ज़्यादा मोटाई का वायर यूज करेंगे तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा, आसानी से करंट एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। अब देखिए ऊपर भी हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि लेंथ अगर ज़्यादा होता है तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। इट मीन्स अगर ज़्यादा लंबा तार है तो उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और कम लंबा तार है तो उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। ये भी बात समझ में आ गई आपको। अब जो है तीसरा फैक्टर जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो क्या है, तो देखिए रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। जो थर्ड फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है वो क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। ये हमें पता है कि दुनिया का सारा मैटर जो है उसका बेसिक फाउंडेशन जो पार्टिकल है वो एटम है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और बहुत सारे और भी पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। बट एटम का अरेंजमेंट अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होता है, वही उसका नेचर को निर्धारित करता है। तो जैसे कॉपर हो गया तो उसमें एटॉमिक एटम का जो अरेंजमेंट है वो अलग होगा। एल्युमिनियम है तो उसमें एटम का अरेंजमेंट अलग होगा। ठीक, तो इसी तरह से देखा गया कि अलग अलग एटम का अरेंजमेंट होने के वजह से उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या होता है वो भी कम ज़्यादा हो जाता है, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो उसमें कोलिजन का जो अमाउंट होता है वो भी कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कोलिजन के वजह से ही तो डिपेंड कर रहा डेवलप हो रहा था ना। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जिसमें कोलिजन ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो उस तरह से हम ये भी बता दिए कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। और नेचर ऑफ मटेरियल पे क्यों? क्योंकि अलग अलग मटेरियल का नेचर अलग अलग होता है, इसलिए कि उसका एटम का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। तो देखा यह गया कि सम मटेरियल हैव लो रेजिस्टेंस वेयर एज सम मटेरियल हैव मच हायर रेजिस्टेंस। और एक एग्जांपल हम लिए हैं कि जैसे सिल्वर, कॉपर, ये सब का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है देन एल्युमिनियम के कंपैरिजन में। ठीक, अब चौथा जो फैक्टर है कि रेजिस्टेंस जो है और किस बातों पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। एक लाइन यहाँ पे लिख दिए हैं ए नंबर में कि द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर राइज, यानी जब अगर आपका कंडक्टर प्योर मेटल का बना हो तो अगर टेम्परेचर को बढ़ाइएगा तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसके लिए हम एक एक्सप्रेशन बना देते हैं, है ना, ध्यान से बोर्ड पे देखते जाना। एक्सप्रेशन क्या है कि मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस R1 मान लिए, जो कि इनिशियल रेजिस्टेंस है। R1 मान लिए क्या चीज, इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T1। कोई कंडक्टर होगा वो T1 टेम्परेचर पे है तो उसका इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है, R1 है। अब क्या किए, इफ वी इंक्रीज टेम्परेचर T1 से कर दिए T2, इस तरह से कि T2 इज ग्रेटर देन T1, तो बताइए चेंज इन टेम्परेचर कितना हो गया, T2 माइनस T1, हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर को आपने T2 कर दिया तो रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, और मानते हैं कि उस समय जो रेजिस्टेंस है वो R2 है। R2 क्या लिख दिए, फाइनल रेजिस्टेंस कंडक्टर का किस टेम्परेचर पे, एट टेम्परेचर T2। ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो आपको R2 का वैल्यू पूछेगा तो R2 का वैल्यू आप कैसे लिखोगे, इसका एक फॉर्मूला होता है वो लिख देते हैं, डेरिवेशन क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। अब कहोगे अल्फा क्या है ना, तो अल्फा जो है वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है। ये वैल्यू ज्यादातर दिया हुआ रहता है। आप 11th में पढ़ोगे चैप्टर हीट एंड
थर्मोडायनामिक में तो बहुत अच्छा से अल्फा बीटा गामा के बारे में पता चलेगा। तो आपको अगर R2 का वैल्यू निकालना है तो R1 दिया हुआ रहेगा, अल्फा दिया हुआ रहेगा और डेल्टा T निकाल लोगे T2 माइनस T1 करके। तो इस तरह से R2 का वैल्यू आपको निकल जाएगा। ये R2 क्या है? फाइनल रेजिस्टेंस। किसका फाइनल रेजिस्टेंस? कंडक्टर का। जब आपने टेम्परेचर T1 से बढ़ा करके कितना कर दिया? T2 कर दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक। अब देखिए इसके बाद तो नहीं है कुछ सिलेबस में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा और जान लीजिए कि प्योर मेटल पे रेजिस्टेंस का इफेक्ट जो है वो ऐसा है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर इन केस हम बात करें किसका, प्योर मेटल के बाद आ जाओ नॉन मेटल में, कि अगर नॉन मेटल की बात करें तो उसमें अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? उसका कम जाता है। ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग जो अप्रोच करेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ नॉन मेटल क्या होगा। रेजिस्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर इंक्रीजेज। समझ में आया? यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ नॉन मेटल्स डिक्रीज करेगा जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कीजिएगा। तो अब देखिए सारा फैक्टर सेम रहेगा। ठीक। अब इसमें जब आप R2 यानी फाइनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस के जगह पे यहाँ माइनस अल्फा डेल्टा T हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या लगाया? माइनस लगाया। बात समझ में आ गया? रेजिस्टेंस ऑफ नॉन मेटल डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर इंक्रीजेज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है ना? ज्यादातर संभावना ऑब्जेक्टिव का ही है, ये तो पूछेगा भी नहीं, है ना, कि रेजिस्टेंस ऑफ नॉन मेटल क्या करेगा जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो घट जाएगा। थोड़ा सा और आगे चलते हैं जो कि यूज है क्लास 10 में, थ्योरेटिकल यूज, कि रेजिस्टेंस ऑफ Ly क्या होगा। लिख देते हैं रेजिस्टेंस ऑफ Ly, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ Ly क्या चेंज करेगा कि नहीं करेगा? तो बहुत कम चेंज करेगा, चेंज वेरी लिटिल। रेजिस्टेंस ऑफ Ly चेंज वेरी लिटिल विथ टेम्परेचर चेंज। यानी टेम्परेचर को बढ़ाओगे घटाओगे तो जो रेजिस्टेंस है Ly का उसमें ज्यादा चेंज नहीं आएगा। यानी कि R2 जो है वो लगभग बराबर रहेगा R1 का ही। R2 मतलब फाइनल रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने के बाद। अब R1 क्या? इनिशियल रेजिस्टेंस। तो इतने बात आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। की पॉइंट क्या है कि रेजिस्टेंस पहला फैक्टर किसके ऊपर डिपेंड करता है? लेंथ पे। लेंथ पे कैसे? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा फैक्टर रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, किस तरह से? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इट मींस नेचर ऑफ मटेरियल पे क्यों? क्योंकि हर एक मटेरियल में जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो अलग अलग होता है। फोर्थ हम लोग देखा कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, और अगर रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो रेजिस्टेंस अगर प्योर मेटल की बात करें तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। और नॉन मेटल की बात करें तो रेजिस्टेंस घट जाता है टेम्परेचर को बढ़ाने से, और अगर Ly की बात करें तो रेजिस्टेंस पे बहुत कम फर्क पड़ता है टेम्परेचर को बढ़ाने से। ठीक। अब इसके बाद हम लोग रेसिस्टिविटी की ओर मूव करते हैं। तो हेडिंग बनाइएगा रेसिस्टिविटी, या फिर इसको हम लोग नाम देंगे स्पेसिफिक। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रेसिस्टिविटी के बारे में, है ना। रेसिस्टिविटी को आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। एक ग्रीक वर्ड है, रो से इसको इंडिकेट किया जाता है। नाउ देखिए लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट, हम लोग इसके पहले देख चुके हैं कि रेजिस्टेंस जो है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है ना, एक्सपेरिमेंटली। तो पहला है कि रेजिस्टेंस जो है डिपेंड करता है लेंथ पे, लेंथ ऑफ कंडक्टर पे, और दूसरा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है। तो कैसा रिलेशन है? तो फर्स्ट लिखे हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर।
ये बताया जा चुका है। उसके बाद जो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट मान लिए, इसको हम क्या मान लिए, सेकेंड मान लिए। अब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें मतलब इसको उठा के इसके ऊपर रख दो तो कंबाइन हो गया, यानी कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखो लेंथ है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, एक ही इक्वेशन में दोनों छिपा हुआ है तो कंबाइन हो गया। ठीक, अब ये प्रोपोर्शनल का साइन को हटा करके हमें इक्वल टू का साइन लाना है तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है तो आया भी। ठीक, यही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम दिया जाता है रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बात समझें, जो आर ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके, सॉरी ये प्रोपोर्शनल का साइन को हटा करके जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लाते हैं वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का नाम जो है वो क्या दिया गया है, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। यहाँ तक क्लियर हो गया, यानी ये इक्वेशन बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल है। अब देखो यहाँ से आपको एक बात हम बताना चाहेंगे कि रेजिस्टेंस निकालने के लिए अब हमारे पास तीन मेथड हो गया। कौन कौन, एक तो V बराबर आई आर से, R इज इक्वल टू V बटा आई, दूसरा V आई ग्राफ से, और तीसरा देखो इससे भी आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो क्या है, रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। तो चलिए ये आप आगे का बात होगा, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में करेंगे। अब हमें ये है कि इसको डिफाइन कैसे करें, रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो लिखा हुआ है डिफाइन रेसिस्टिविटी, तो फॉर्मूला से ही डिफाइन होता है, कोई भी नया फिजिकल क्वांटिटी आता है तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए है, तो हम रो को एक साइड कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इतना आ गया, रो को इधर करेंगे ये R इंटू ए हो जाएगा और डिवाइड बाई L। अब क्या करते हैं, हमें डिफाइन किसको करना है, डिफाइन तो रो को करना है, यानी कि रेसिस्टिविटी को करना है। यही हमारे लिए न्यू फिजिकल क्वांटिटी आया है, इसके पहले हम ये चीज़ को नहीं जानते थे। तो इसमें जो जानते हैं यानी कि एरिया हमारे को पता है, रेजिस्टेंस पता है, लेंथ पता है, तो हम क्या करते हैं कि एरिया को यूनिट मान लेते हैं और लेंथ को भी यूनिट मान लेते हैं। अब दोनों को आप यूनिट मानिएगा तो यहाँ भी 1 पुट कीजिएगा, यहाँ भी 1 पुट कीजिएगा, तो रो बराबर क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, रो बराबर R आ जाएगा। तो यही तो डिफिनीशन बन गया रेसिस्टिविटी का कि रेसिस्टिविटी ऑफ मटेरियल या रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसको बढ़िया से समझिए कि रेसिस्टिविटी कुछ नहीं है, रेसिस्टिविटी जो है एक मटेरियल का रेजिस्टेंस है, एक कंडक्टर का। हम बार बार कह रहे हैं मटेरियल ना बोल करके अगर कंडक्टर बोलिएगा तो और बेहतर होगा कि रेसिस्टिविटी क्या है, एक कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है, वैसा कंडक्टर जिसका लेंथ भी यूनिट में हो और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या चीज में हो, यूनिट में हो। डिफाइन हो गया है ना। अब लेंथ भी यूनिट में हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट में हो तो उस मटेरियल में अगर करंट पास करवाते हैं, यानी उस कंडक्टर में अगर हम करंट को पास करवाते हैं तो जितना वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वही रेजिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेसिस्टिविटी कहलाएगा। अब चलिए एक पॉइंट और बचा हुआ है, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होगा। फॉर्मूला से देखो, फॉर्मूला तो ये मिला ना हमको, तो फॉर्मूला मिला। अब सब इस फॉर्मूला में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका यूनिट जानते हैं हम लोग, तो पुट कीजिए। तो रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, सब SI यूनिट में पुट करना है क्योंकि हम निकाल रहे हैं SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। लेंथ का क्या होता है, मीटर। अब ये कट जाएगा मीटर से मीटर स्क्वायर, तो ऊपर मीटर बचेगा तो ओम मीटर हो गया। ठीक, डायमेंशन फॉर्मूला ये है। आप 12th में पढ़ोगे, ऐसे तो 9th में थोड़ा बहुत बता दिया जाता होगा, तो आप 10 में समझ रहे होंगे। डायमेंशन फॉर्मूला भी निकल जाता है फॉर्मूला के हेल्प से। अब कहेगा कि रेसिस्टिविटी कैसा क्वांटिटी, तो रेसिस्टिविटी स्केलर क्वांटिटी में है ना, रेसिस्टिविटी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब सब इम्पोर्टेंट जो टर्म है, फैक्ट्स जिसको बोल सकते हो रेसिस्टिविटी के रिलेटेड, वो समझेंगे हम लोग। ये इक्वेशन तो हम लोग जान चुके हैं, रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। देखो ठीक उसी तरह से जैसे V बराबर आई आर था तो यहाँ से R इज इक्वल टू V बटा आई लिखे थे। ठीक, और लोगों को लगता है, ये मिसकंसेप्शन है कि R का वैल्यू वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। R का वैल्यू जो है
4 फैक्टर पे डिपेंड किया था, यानी लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, टेम्परेचर पे, है ना, और नेचर ऑफ मटेरियल पे, इतना पे डिपेंड किया था। ठीक उसी तरह से रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल लिखने से ये मत समझ जाना कि रो यानी रेसिस्टिविटी का वैल्यू रेजिस्टेंस पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। नहीं डिपेंड करता है ना। जैसे इसमें क्या बताए थे कि रेजिस्टेंस का वैल्यू भी और आई पे डिपेंड नहीं करता है, तो फिर ये ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ओनली फॉर कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए कि आर का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी हम लिख दिए हैं कि फ्रॉम एबव इक्वेशन it indicates that the resistivity of conductor depends upon area of cross section, length of conductor and resistance, but it is not true। ये सत्य नहीं है, नहीं डिपेंड करता। और फिर आगे का जो लाइन है वो लिखा हुआ है कि it is just a mathematical relation to calculate the value of resistivity, यानी कि ये एक जस्ट मैथमेटिकल रिलेशन है, आप रेजिस्टिविटी का वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं इसके हेल्प से। फिर मन में सवाल आएगा कि अगर जो इक्वेशन में दिया हुआ है यानी रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ, इस पर रेजिस्टिविटी नहीं डिपेंड करता है तो फिर किस पे करता है? सवाल कमाल का है, आगे लिखा हुआ भी है ना, कि किस किस पे डिपेंड करता है, वो आगे लिख दिए हैं। इसको पहले हम और थोड़ा सा अच्छा करना चाहते हैं, है ना, इसमें और कंसेप्ट देना चाहते हैं हम। ये लिखा हुआ है कि इट इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल रिलेशन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी। हम रेसिस्टिविटी का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये मैथमेटिकल रिलेशन का हेल्प लेते हैं। और ऐसा नहीं समझना है, फिर दोहरा रहे हैं कि रेसिस्टिविटी रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ ऑफ कंडक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन कर दिया जाए कि मान लीजिए कि ये वायर है और इनिशियल इसका लेंथ यल है और इनिशियली इसका रेसिस्टिविटी जो है वो रो है, अब इसी वायर को खींच करके लंबा कर दिया गया और उसका लेंथ 2L कर दिया गया, तो आपसे पूछेगा कि बताइए इसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, क्या बढ़ जाएगा, घट जाएगा कि रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा? तो देखो लेंथ को आप डबल किए हो ना, ये लेंथ पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो आप लेंथ को डबल कर दो, हाफ कर दो, या एरिया को डबल कर दो, एरिया को हाफ कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि जब आप किसी कंडक्टर के डायमेंशन में चेंज करते हैं, चेंज लाते हैं, तो उसका रेसिस्टिविटी नहीं बदलता है। यही बात को हमने लिखा है। That is, if we change the dimension of the conductor, the value of resistivity remains same। क्यों? क्योंकि रेसिस्टिविटी का वैल्यू जो है लेंथ, एरिया और रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। तो फिर किस पे करता है? तो रेसिस्टिविटी का जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है पहला नेचर ऑफ मटेरियल पे, ध्यान दीजिएगा, पहला किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल पे, और दूसरा जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल पे क्यों? तो वही बात यहाँ भी कहने जा रहे हैं कि एटॉमिक अरेंजमेंट के वजह से, है ना, रेसिस्टिविटी का वैल्यू जो है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है उसका हम लोग 2 पॉइंट लिखे हैं कि जनरली रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल और एलॉय इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। यानी कि इसका मतलब ये समझना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी मेटल या एलॉय का बढ़ेगा। लोग इसको ऐसे मत समझ जाना कि टेम्परेचर अगर दुगना कर दिए पहले से तो रेसिस्टिविटी भी दुगना हो जाएगा। जी नहीं, अगर वैसा रहता तो हम लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उसको लीनियर रिलेशन बोला जाता है। यहाँ सिर्फ इंक्रीजेज लिखे हैं। ऐसे समझिए कि मान लीजिए टेम्परेचर हम दुगना किए तो रेसिस्टिविटी बढ़ा लेकिन वो दुगना नहीं बढ़ा, है ना। जैसे हाँ, तो ये हम बता रहे थे कि जनरली रेसिस्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड एलॉय इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। इसको ऐसे नहीं समझना है कि
अगर ये इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स ये नहीं है कि अगर टेम्परेचर दुगना हुआ तो रेसिस्टिविटी भी दुगना होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लिख देते ना, ठीक। तो क्या समझेंगे इसको, ऐसे समझिए राउंड फिगर में हम जान करके ले रहे हैं ताकि आपको समझाने में आसान हो, और सब चीज़ माना हुआ है, ये रॉन्ग भी है ना। ये मान लेते हैं कि 10 डिग्री टेम्परेचर है और एक कंडक्टर है जिसका रेसिस्टिविटी 5 मान लो, टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और उस समय कंडक्टर का रेसिस्टिविटी 5। अब हम टेम्परेचर को बढ़ा करके दुगना किए यानी 20 डिग्री कर दिए, तो रेसिस्टिविटी बढ़ा लेकिन 5 से 7 हुआ। तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लीनियर रिलेशन में है? नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ा लेकिन नॉन लीनियर बढ़ा, या कभी कभी ऐसा भी होगा लीनियर भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हम डायरेक्ट इस तरह से लिख दिए हैं कि इंक्रीजेज विथ राइज इन टेम्परेचर। ठीक उसी तरह से रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को जब हम घटाएंगे तो रेसिस्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो, रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं कि डिफरेंट मटेरियल लेते हैं और उसका रेसिस्टिविटी एनसीईआरटी के बुक में दिया हुआ है, और यहाँ ध्यान ये रखा जाएगा कि जो हम टेबल बना रहे हैं वो रेसिस्टिविटी जो कैलकुलेट किया गया वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया गया है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा तो फिर रेसिस्टिविटी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। बहुत सारे बुक ऐसा भी है जिसमें कि रेसिस्टिविटी अलग टेम्परेचर पे दिया है तो उसका वैल्यू अलग होगा, है ना। तो ठीक, अब नेक्स्ट जो है हम लोग टेबल को अब देखिए एक डाटा है टेबल, वो लिखा हुआ है रेसिस्टिविटी ऑफ सम सबस्टांस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कुछ सबस्टांस है उसमें मेटल्स, एलॉयज और इंसुलेटर हम लोग कंसीडर किए हैं, और उसका रेसिस्टिविटी लिखे हैं सिर्फ कंक्लूजन कुछ निकालने के लिए, और वो कितना डिग्री पे है, 20 डिग्री पे। पहले मेटल्स की बात करते हैं। तो मेटल्स में सबसे पहले हम सिल्वर को देखते हैं। तो सिल्वर का रेसिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 है। देखो -8 का मतलब सोच रहे हो, यानी कि 1.6 में आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1 लगा के, कितना 0, 8 0, 1 2 3 4 5 6 7, एक और 8 0। इतना से आप डिवाइड कीजिएगा तो सोचिए इसका रेसिस्टिविटी कितना कम है, बहुत कम है ना। उसके बाद देखो कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकेल, आयरन, धीरे धीरे जो है रेसिस्टिविटी, देखो ये रेंज जो है 10 पर पावर -8 तक यहाँ तक चलते आया, और इधर का जो मल्टीप्लीकेशन है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। इसका मतलब सिल्वर से अगर हम इधर की ओर मूव कर रहे हैं, बॉटम की ओर, तो रेसिस्टिविटी बढ़ते जा रहा है। ठीक, रेसिस्टिविटी बढ़ते जा रहा है, लेकिन फिर भी रेसिस्टिविटी बढ़ते जा रहा है, मेटल्स का बढ़ते जा रहा है, और सबसे कम रेसिस्टिविटी किसका है, सिल्वर का है, और बहुत कम है, क्योंकि देखो डिवाइड करोगे इतना से तो लगभग वो 0 के करीब आ जाएगा, 0 तो नहीं आएगा लेकिन 0 के करीब आ जाएगा। उसके बाद देखो सम एलॉयज है ना, जैसे में एग्जाम्पल है आपका कौन सा जी, मैग्नीन है, कॉन्स्टेंटेंट है, नाइक्रोम है। ये भी लिख दिए हैं कि क्या क्या चीज़ से बना हुआ है। इसमें 84% कॉपर है, 12% मैग्नीज है, 4% निकेल है। इसका देखो रेसिस्टिविटी 10 टू द पावर -6 के रेंज में आ रहा है। तो देखो पहले -8 के रेंज में था, अब -6 के रेंज में आ रहा है। इसका मतलब पहले से बढ़ गया कि घट गया, डिजिट पे नहीं। देखो ये -8 है और यहाँ -6 है, तो अब जो है -6 है, इसका मतलब अब 601 पे 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी पहले से रेसिस्टिविटी बढ़ गया ना, पहले से रेसिस्टिविटी बढ़ गया। माइनस की बात कर रहे हैं, बार बार इसको फोकस करो, यानी कि एलॉय का रेसिस्टिविटी मेटल्स के रेसिस्टिविटी से क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इंसुलेटर का। इंसुलेटर में प्योर वाटर, वुड और उसी तरह से रेसिस्टिविटी लिए हैं। देखिए इसमें किसी के पावर में माइनस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। इसका मतलब अब रेसिस्टिविटी बहुत बढ़ गया है।
10 टू द पावर 5 है, किसी में 10 टू द पावर 8 से लेकर के 10 टू द पावर 11 रेंज तक है। ये माइनस नहीं समझना, ये रेंज है 10 टू द पावर 8 से लेकर के 10 टू द पावर 11, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड रहेगा तो क्या है 10 टू द पावर 8 से लेकर के 10 टू द पावर 11 तक उसका रेसिस्टिविटी वेरी करेगा। तो आप देख रहे हैं कि मेटल का बहुत कम है, उससे ज़्यादा है किसका, एलॉय का, लगभग 100 टाइम्स ज़्यादा एलॉय का मिलता है, और इंसुलेटर का तो रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा मिल जाता है। तो कंक्लूजन हमें क्या मिला कि मेटल का रेसिस्टिविटी सबसे कम, उसके बाद मेटल से ज़्यादा रेसिस्टिविटी किसमें, एलॉय में, और सबसे ज़्यादा जो है वो इंसुलेटर में। ठीक, अब देखो रेसिस्टिविटी जिसमें ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा। अब देखिए जिसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा। समझिए बात को, रेसिस्टिविटी ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा, इसका मतलब उसमें करंट फ्लो का चांस बहुत बहुत कम जाएगा। तो आप देखो इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता है, क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा है। पहले रेसिस्टिविटी पे जोड़ देंगे, है ना। वास्तविकता तो ये है कि रेसिस्टिविटी ही प्रोड्यूस करता है रेजिस्टेंस को, क्योंकि रेसिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस, है ना, जिसके वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है और फिर रेजिस्टेंस करंट को रोकने का काम करता है। तो ठीक, अब हम ओरिजिन से चलते हैं कि रेसिस्टिविटी ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा, रेजिस्टेंस ज़्यादा तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होगा या फिर कम होगा। तो इंसुलेटर की अगर बात कर लें तो इसका रेजिस्टिविटी तो बहुत ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि इसमें करंट फ्लो होता ही नहीं है। ठीक, अब दूसरी बात हम करते हैं कि जिसका रेसिस्टिविटी कम, जिसका रेसिस्टिविटी कम, इट मीन्स रेसिस्टिविटी कम तो रेजिस्टेंस भी कम, और रेजिस्टेंस कम तो क्या, करंट फ्लो करंट फ्लो करेगा। जैसे एलॉय में करंट फ्लो कर सकता है क्योंकि रेसिस्टिविटी एज कंपेयर टू इंसुलेटर कम है, और मेटल में बात ही अलग है ना, क्योंकि उसका रेसिस्टिविटी तो बहुत कम है, बहुत कम तो रेजिस्टेंस बहुत कम, रेजिस्टेंस बहुत कम तो करंट इजीली फ्लो हो सकता है। इतना बात समझ में आ गया आपको। अब देखिए कुछ और बातें हैं। ये देखो सबसे पहले ये जो हम लिखे हैं एलॉय तीन टाइप्स, एक है मैग्नीन, कॉन्स्टेंटेंट और एक है कौन सा, नाइक्रोम। ये तीनों का कंपोजिशन याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट पूछे, तो ये याद कर लेना है। और कुछ का इम्पोर्टेंट जो रेसिस्टिविटी है, कम से कम जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना तो माइंड में रखिएगा कि किसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा और किसका कम होता है ना। अगर पूरा डाटा एग्जैक्ट याद नहीं है तो कम से कम ये रखो कि किसका ज़्यादा और किसका कम। तो सबसे कम किसका है मेटल में, सिल्वर का। तो सबसे कम, तो ये बता रहे थे कि सिल्वर का रेसिस्टिविटी सबसे कम, सिल्वर का रेसिस्टिविटी सबसे कम, इट मीन्स रेजिस्टेंस सबसे कम, रेजिस्टेंस सबसे कम तो करंट उसमें आसानी से फ्लो कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये दोनों जो पॉइंट लिखा हुआ है उसको समझिए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि रेसिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में क्या डिफरेंस है। तो रेसिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, रेसिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या कह सकते हो सबस्टांस, बट रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकुलर कंडक्टर। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक मटेरियल है और इसका पहले रेजिस्टिविटी समझिए। अगर एक मटेरियल है तो इतना बड़ा है, इसका हम छोटा सा टुकड़ा निकाल लिए और उसका रेजिस्टिविटी निकालें और इसका भी निकालें तो दोनों का सेम आएगा क्योंकि मटेरियल सेम है ना। लेंथ और एरिया पे तो डिपेंड नहीं करता, ये हम लोग को पहले से पता है। अब सुनिए, अब मटेरियल देखो इसका भी और इसका भी दिख रहा होगा, दोनों मटेरियल सेम है ना, दोनों मटेरियल सेम है। दोनों को हमने क्या किया, वायर बना दिया। दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है बट लेंथ अलग अलग है ना, इसका ज़्यादा इसका कम है तो इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा, यानी इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा क्योंकि लेंथ ज़्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कम होगा क्योंकि लेंथ कम है। बात समझें, यानी कि रेजिस्टिविटी उस मटेरियल पे सिर्फ डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे, बट रेजिस्टेंस लंबाई पे, एरिया पे यानी डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। तो ये कहानी हुआ। अब जो है आप समझ गए होंगे कि रेसिस्टिविटी ही कारण है रेजिस्टेंस का,
है ना, मटेरियल के अंदर की बात है। रेसिस्टिविटी ही कारण है किसका, रेजिस्टेंस का, और रेजिस्टेंस है तो फिर वो करंट पे इफेक्ट डालता है। तो यहाँ तक हम लोग सब अच्छा बेसिस समझें। अब एक और टर्म हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। एक टर्म ये है कि जिस तरह से हम लोग रेजिस्टेंस का उल्टा पढ़े थे, किसको, रेजिस्टेंस का उल्टा पढ़े थे, जो कि क्या था, कंडक्टेंस था। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस पढ़े थे, तो रेसिस्टिविटी का भी तो उल्टा होगा, और उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कंडक्टिविटी। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, है ना, लिख लेना, फिर से बोल रहे हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और उसको सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। तो सिग्मा बराबर 1/ρ लिख सकते हैं, ठीक। सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ हो जाएगा। और समझिए, इसका यूनिट के पे बात करेंगे, यूनिट पे इसका यूनिट क्या होगा जी, तो 1/ओम मीटर, है ना, 1/ओम मीटर। तो 1/ओम मीटर में इस दोनों को ऊपर करेंगे तो ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, इतना लिख सकते हो। और भी कुछ है तो हाँ जी है। कैसे, तो देखो महो भी बताए थे, और क्या बताए थे, साइमन भी। तो कम से कम महो के लिए लिख लीजिए, महो के लिए क्या लिखाएगा, देखो थोड़ा सा पीछे रिकैप करते हैं कि चलते हैं पहले कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी से इंडिकेट किए थे, और जी जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस। तो 1/r, तो इसका ऐसा यूनिट 1/ओम लिखे थे, और इसको हम लोग महो बोल दिए थे। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/ इतना, और इसको अलग कर दो 1/मीटर। 1/ओम को आप लिख दो क्या चीज, महो, और मीटर को रहने दो ऐसे ही, ठीक। तो ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी। अरे रेसिस्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेसिस्टिविटी घटा तो रेजिस्टेंस घटा। तो इसी दोनों के आधार पे हम मटेरियल का टाइप्स पढ़ेंगे, है ना, कि कौन इंसुलेटर है, कौन कंडक्टर है, कौन सुपर कंडक्टर है। यही सब अगला वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू, अच्छा से पढ़ते रहिए।